हेलो फ्रेंड्स, हम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पे चर्चा कर रहे थे। तो आज के टॉपिक में हम सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन से संबंधित और आर्थिक जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे। तो आइए, आज का पहला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ये बात सही है। दूसरा है, यहाँ की नगर योजना चेस बोर्ड अथवा जाल पद्धति पर आधारित है, ये बात भी सही है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? उसकी नगर योजना और जल निकास प्रणाली। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी नगर योजना और जल निकास प्रणाली है। तीनों कथन सही हैं, तो इसका ऑप्शन तो हो जाएगा डी। ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन की बात करें, यहाँ की जो नगर योजना है, यहाँ की नगर योजना ये जाल पद्धति पर आधारित है। किस पर आधारित है? जाल पद्धति पर आधारित है। और यहाँ की जो सड़कें हैं, यहाँ की जो सड़कें हैं, या अर्थात मुख्य सड़क है जो उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हैं, यहाँ की मुख्य सड़कें उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हैं। और यहाँ जो नगरों में प्रवेश होता था, नगरों में प्रवेश पूर्वी सड़क से होता था। नगरों में प्रवेश पूर्वी सड़क से होता था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्यतः सड़कें बनी हुई थी। मुख्यतः जो सड़कें हैं वो बनी हुई थी मिट्टी से, पत्थरों से, सीमेंट से और ईंटों से। तो यहाँ की जो मुख्यतः सड़कें हैं वो किससे बनी हुई हैं? मिट्टी से बनी हुई हैं। किससे बनी हुई हैं? मिट्टी से। अगर हम सड़कों की बात करें, सबसे चौड़ी सड़क सिंधु सभ्यता में, सबसे चौड़ी सड़क जिसे राजपथ कहा गया, जिसे क्या कहा गया? राजपथ। ये सड़क कहाँ से प्राप्त होती है? मोहनजोदड़ो से। और ये 10 मीटर से भी अधिक चौड़ी है। इसकी चौड़ाई कितनी है? 10 मीटर से भी अधिक है। इसी प्रकार यदि हम बात करें, जो अन्य सड़कें हैं, अन्य सड़कें हड़प्पा सभ्यता में जो अन्य सड़कें हैं उनकी चौड़ाई मानी जाती है 2.7 से 3.66 मीटर। ये अन्य सड़कों की चौड़ाई मानी जाती है। और गली में जो सड़कें बनी हुई हैं उनकी चौड़ाई मानी जाती है 1.8 मीटर। तो गलियों में जो सड़कें बनी होती हैं उनकी चौड़ाई कितनी मानी जाती है? 1.8 मीटर मानी जाती है। और ये सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। तो ध्यान रखना है, ये किससे बनी है? मिट्टी से, यानी कच्ची मिट्टी से, मुख्य रूप से कच्ची मिट्टी से। तो सही जवाब हो जाएगा मिट्टी से। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में नगर का विभाजन कितने भागों में मिलता है? सिंधु घाटी सभ्यता में नगर का जो विभाजन है वो कितने भागों में मिलता है? 3, 2, 4 और यहाँ 5 लिख देते हैं अपन। 5, ये 2 बार आ गया ऑप्शन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2। सही जवाब क्या होगा? 2। तो इसको एक बार समझ लीजिए आप। जैसे
इस प्रकार से नगर नियोजन है। यानी ये पश्चिमी भाग है और ये पूर्वी भाग है। ये जो पश्चिमी भाग है इसे दुर्ग टीला कहा गया। इसे क्या कहा गया? दुर्ग टीला। और यहाँ मुख्य रूप से राजा अथवा पुरोहित, राजा अथवा पुरोहित का निवास स्थान रहा है और ये अपेक्षाकृत उच्च होता था। ये अपेक्षाकृत उच्च होता था और ये जो दुर्ग टीला है ये आयताकार होता था। इसकी आकृति कैसी होती थी? आयताकार होती थी। तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से ये छोटा भाग होता था। ऊंचा अधिक होता था लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से ऊंचा भाग होता था। इसके बाद हम पूर्वी भाग की बात करें, इसे कहा जाता था नगर टीला। इसे क्या कहा जाता था? नगर टीला कहा जाता था, या इसे निचला नगर भी कह सकते हैं, निचला नगर। और यहाँ सामान्य व्यक्ति निवास करते थे। यहाँ सामान्य व्यक्ति निवास करते थे। तो ये दो भागों में हमें विभाजन देखने को मिलता है। लेकिन धोलावीरा जो स्थल है, जैसे एक बार दोबारा बना लेते हैं हम, सिंधु सभ्यता का स्थल है धोलावीरा। धोलावीरा से हमें किसके प्रमाण मिलते हैं? मध्यम नगर के प्रमाण मिलते हैं। यानी सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल माना जाता है धोलावीरा, जो कितने भागों में विभाजित है? 3 भागों में विभाजित है। और धोलावीरा में मध्यम नगर और दुर्ग टीले के मध्य में स्टेडियम का प्रमाण मिला है। दुर्ग टीला और आपका जो मध्यम नगर है उसमें स्टेडियम का प्रमाण प्राप्त हुआ है। तो कितने भागों में विभाजित है? 2 भागों में विभाजित है। इसी प्रकार यदि हम बात करें, जैसे दोबारा बनाते हैं एक बार इसे, कालीबंगा। कालीबंगा से हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, दोहरी रक्षा प्राचीर का प्रमाण मिलता है। दोहरी रक्षा प्राचीर, यानी ये अलग दीवार से घिरा हुआ है और ये भाग अलग दीवार से घिरा हुआ है। तो ये विशेषता हमें कहाँ देखने को मिलती है? कालीबंगा में। लेकिन 2 स्थल हैं, लोथल व सुरकोटड़ा। लोथल और सुरकोटड़ा ये एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। और एक स्थल आता है चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो से हमें दुर्ग के अवशेष प्राप्त नहीं होते। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 2 भागों में विभाजित थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस क्षेत्र में दुर्ग या किला बना होता था? दुर्ग या किला बना होता था। तो दुर्ग या किला कौन से क्षेत्र में बना होता था? पश्चिमी क्षेत्र में बना होता था। ध्यान रखना है, कौन से क्षेत्र में बना होता था? पश्चिमी क्षेत्र में। तो पूर्वी भाग में जो पूर्वी टीला होता था उसे नगर टीला कहा जाता था और पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला कहा जाता था। और अगर हम बात करें, ये नगरों के चारों ओर जो दीवारें बनाई जाती थी, दीवार अथवा प्राचीर, नगरों के चारों तरफ दीवार या जो प्राचीर बनाई जाती थी, उसका उद्देश्य शत्रु के आक्रमण से रक्षा करना नहीं था। इसका उद्देश्य क्या था? लुटेरों एवं पशु चोरों से सुरक्षा करना था। लुटेरों एवं पशु चोरों से सुरक्षा। दीवार बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? लुटेरों एवं पशु चोरों से सुरक्षा
प्राप्त होना था, सुरक्षा करना था, यानी शत्रु के आक्रमण से रक्षा के लिए इनका निर्माण नहीं किया जाता था, इतना ध्यान रखना है। इसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे चौड़ी सड़क किस स्थल से प्राप्त होती है। अभी हम चर्चा कर चुके हैं मोहनजोदड़ो से, और ये 10 मीटर से भी अधिक चौड़ी है। 10 मीटर से भी अधिक चौड़ी है, और इसे क्या नाम दिया गया, राजपथ का नाम दिया गया है। तो ये कहाँ से मिलती है हमें, मोहनजोदड़ो से। और हम बात कर चुके हैं ये मिट्टी से बनी होती थी, सड़कें मुख्य रूप से किससे बनी होती थी, मिट्टी से। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में डैश 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 टीले पर आवास क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं। आवास क्षेत्र का मतलब है पूर्वी टीला। पूर्वी टीला यानी जहाँ सामान्य व्यक्ति निवास करते थे। सामान्य व्यक्ति जहाँ निवास करते थे, तो नाम से पता चल रहा है कौन सा भाग हो जाएगा, पूर्वी भाग। सिंधु सभ्यता में पूर्वी टीले पर आवास क्षेत्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है। सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है। कालीबंगा में दुर्ग व नगर अलग अलग दीवारों से घिरे हुए हैं, सही बात है। लोथल व सुरकोटड़ा में एक ही रक्षा प्राचीर का प्रमाण मिला है, ये भी सही है। धोलावीरा स्थल 3 भागों में विभाजित है, अभी हम चर्चा कर चुके हैं। यहाँ से हमें मध्यम नगर का प्रमाण मिला है। लोथल से किलेबंदी के प्रमाण नहीं मिले हैं। लोथल से नहीं, अभी हम चर्चा कर चुके हैं किलेबंदी का प्रमाण कहाँ से नहीं मिला है, चनहूदड़ो से नहीं मिला है। किलेबंदी का प्रमाण चनहूदड़ो से नहीं मिला है। तो कालीबंगा में दुर्ग व नगर अलग अलग दीवारों से, अलग अलग दीवारों को मतलब अभी हम चर्चा कर चुके हैं दोहरी रक्षा प्राचीर, दोहरी रक्षा प्राचीर। और लोथल व सुरकोटड़ा एक ही रक्षा प्राचीर से। लोथल स्थल धोलावीरा 3 भागों में है, तो लोथल से किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिले, ये गलत है क्योंकि चनहूदड़ उत्तर आएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। इसके बाद देखिए, सिंधु सभ्यता की नगर नियोजन से संबंधित असत्य कथन का चयन कीजिए। फिर असत्य वाला पूछा गया है। भवन व नालियों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। यहाँ के जो भवन हैं और जो पक्की ईंटें हैं उनमें भवन और जो नालियाँ हैं, सिंधु सभ्यता में जो भवन और नालियाँ हैं उनके निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। और यहाँ इतना ध्यान रखना है, ये जो नालियाँ हैं एक तो ढकी हुई पाई गई हैं, नालियाँ ढकी हुई, नालियाँ ढकी हुई पाई गई हैं, और मुख्य रूप से इनको ईंटों या पत्थरों से ढका जाता था, ईंटों और पत्थरों से ढका जाता था। और इसी प्रकार जल निकास प्रणाली यहाँ की एक महत्वपूर्ण विशेषता देखने को मिलती है। जल निकास प्रणाली एक महत्वपूर्ण विशेषता है सिंधु घाटी सभ्यता की। जैसे हमने चर्चा भी की थी, कालीबंगा से लकड़ी की नालियाँ प्राप्त होती हैं। लकड़ी की नाली कहाँ से मिलती है हमें, कालीबंगा से। तो ये जल निकास जो प्रणाली है ये अन्य सभ्यताओं में देखने को नहीं मिलती है, अन्य सभ्यताओं में देखने को नहीं मिलती है। तो भवन एवं नालियों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया, सही बात है। लोथल में घर का मुख्य दरवाज़ा सड़क की ओर खुला हुआ है। लोथल में घर का मुख्य दरवाज़ा सड़क की ओर खुला हुआ है, सही बात है। एकमात्र स्थल है, बाकी जितने भी स्थल हैं वहाँ घर का मुख्य दरवाज़ा गली की तरफ खुला हुआ है, यहाँ सड़क की ओर खुला हुआ है। ईंटों का अनुपात 4:2:1 है। यहाँ से प्राप्त जो ईंटें हैं उनका अनुपात 4:2:1 है। और जो यहाँ की ईंटें हैं वो चतुर्भुजाकार होती थी। ईंटों की जो आकृति है कैसी होती थी,
चतुर्भुजाकार। ध्यान रखना है, ईंटों की आकृति कैसी होती थी, चतुर्भुजाकार होती थी। और सबसे बड़ी जो ईंट है, सबसे बड़ी ईंट हमें कहाँ से प्राप्त होती है, मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ी ईंट, सबसे बड़ी ईंट कहाँ से प्राप्त होती है, मोहनजोदड़ो से। इसके बाद ऑप्शन डी है, लोथल और बनावली में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। तो कच्ची ईंटों का प्रयोग लोथल और बनावली में नहीं किया गया है, कालीबंगा और रंगपुर में किया गया है। कालीबंगा और रंगपुर। इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि कालीबंगा को दीनहीन बस्ती कहा जाता है। कालीबंगा को क्या कहा जाता है, दीनहीन बस्ती। तो लोथल और बनावली में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है, लोथल और बनावली में नहीं, कालीबंगा और रंगपुर में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन सही क्या होगा, इसका डी होगा। इसके बाद देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक जीवन से, सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब हम सामाजिक जीवन की बात करते हैं। सामाजिक जीवन से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है, सामाजिक जीवन की बात करते हैं। देखिए, नंबर 1 है, समाज 4 भागों में विभाजित था। यहाँ का जो समाज है वो कितने भागों में विभाजित था, 4 भागों में विभाजित था। ये सही बात है, ये सही बात है। यहाँ का समाज कितने भागों में विभाजित है, 4 भागों में। जैसे हम 4 भागों की बात करें, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और मजदूर। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और मजदूर। तो यहाँ का जो समाज है वो कितने भागों में बटा हुआ है, 4 भागों में। और समाज में कुंभकारों का विशेष महत्व था, यानी मिट्टी के बर्तन बनाने वालों का विशेष महत्व था। मात्र सत्तात्मक अर्थात समाज, मात्र सत्तात्मक समाज अर्थात माता परिवार की मुखिया होती थी, सही बात है। लोथल और कालीबंगा से सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं। लोथल और कालीबंगा से हमें सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं। जैसे अपन बात करें, लोथल से तो 3 युगम समाधान मिले हैं, 3 युगल समाधान। और कालीबंगा से 1 युगल समाधान प्राप्त हुआ है। कालीबंगा से 1 युगल समाधान मिला है। तो ये बात भी सही है। यहाँ के निवासी युद्ध कला में निपुण थे, युद्ध कला में निपुण थे। युद्ध कला में निपुण नहीं थे, यहाँ के निवासी तो शांति प्रिय थे। यहाँ के निवासी कैसे थे, शांति प्रिय थे। अर्थात यहाँ से तलवार का प्रमाण नहीं मिला है। अगर हम यहाँ की बात करें सिंधु सभ्यता की, तो यहाँ से तलवार का प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है। ढाल, कवच, ढाल, कवच आदि का प्रमाण यहाँ से प्राप्त नहीं होता है। और सामाजिक जीवन की यदि हम बात करें, यहाँ के लोग शाकाहारी और मांसाहारी थे। शाकाहारी और मांसाहारी थे, दोनों प्रकार का भोजन करते थे। और मुख्य रूप से सूती और ऊनी वस्त्र धारण करते थे। सूती और ऊनी वस्त्र धारण करते थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के सामाजिक जीवन से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। मोहनजोदड़ो से चांदी की अंडाकार चूड़ियाँ प्राप्त होती हैं। मोहनजोदड़ो से चांदी की अंडाकार चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। तो ये बात सही है।
चांदी की अंडाकार चूड़ियाँ कहाँ से मिली हैं? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिली हैं? मोहनजोदड़ो से। यहाँ के निवासी सूती व ऊनी वस्त्र धारण करते थे, ये बात भी सही है। शतरंज, पासा, शिकार और मछली पकड़ना इनके मनोरंजन के साधन थे। और हड़प्पा में शव को जलाया जाता था। हड़प्पा में शव को जलाया जाता था। तो 4 ऑप्शन है, चारों को ध्यान से समझिए। मोहनजोदड़ो से चांदी की अंडाकार चूड़ियाँ प्राप्त होती हैं, ये बात सही है। यहाँ के निवासी सूती व ऊनी वस्त्र धारण करते थे, ये बात भी सही है। शतरंज, पासा, शिकार और मछली पकड़ना ये मनोरंजन के साधन थे। और एक ऑप्शन है हड़प्पा में शव को जलाया जाता था, तो हड़प्पा में शव को जलाया नहीं जाता था, हड़प्पा में शव को दफनाया जाता था। हड़प्पा में शव को दफनाया जाता था और शव को हड़प्पा में उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाते थे। कौन सी दिशा में दफनाया जाता था? उत्तर दक्षिण दिशा में, यानी उत्तर दिशा में सिर होता था। सिर कौन सी दिशा में होता था? उत्तर दिशा में। तो हड़प्पा में शव को क्या किया जाता था? दफनाया जाता था। क्या किया जाता था? दफनाया जाता था। जबकि मोहनजोदड़ो की बात करें हम, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो में शव को जलाते थे। मोहनजोदड़ो में शव को जलाते थे और हड़प्पा में शव को दफनाया जाता था। इसी प्रकार यदि हम बात करें, कालीबंगा से प्रतीकात्मक समाधान के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से, कालीबंगा से प्रतीकात्मक समाधान, कालीबंगा से प्रतीकात्मक समाधान। हड़प्पा से आंशिक समाधान का प्रमाण मिला है। हड़प्पा से आंशिक समाधान मिला है। और मोहनजोदड़ो से कलश समाधान, मोहनजोदड़ो से कलश समाधान। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? धार्मिक जीवन की बात कर रहे हैं। धार्मिक जीवन से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ के निवासी बहुदेववादी थे, सही बात है। विभिन्न रूपों में प्रकृति की उपासना करते थे। कालीबंगा से मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं और बलि प्रथा मौजूद थी तथा जादू टोने में विश्वास रखते थे। तो ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सी नहीं है, क्योंकि यहाँ से मंदिर के अवशेष नहीं मिले। सिंधु सभ्यता से मंदिर के अवशेष नहीं मिले। ये यहाँ बलि प्रथा मौजूद थी और जादू टोने में विश्वास करते थे, यानी ताबीज़ के प्रमाण मिले हैं। किसके प्रमाण मिले हैं? ताबीज़ के। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। इसका सही जवाब क्या होगा? सी। अगर हम यहाँ के लोगों की बात करें, मूर्ति पूजा का जो प्रचलन है वो सिंधु सभ्यता में ही पहली बार देखने को मिलता है। मूर्ति पूजा की जो शुरुआत है वो पहली बार सिंधु सभ्यता में देखने को मिलती है। और लिंग पूजा का भी पहला प्रमाण हमें कहाँ देखने को मिलता है? लिंग पूजा, इसका प्रमाण भी हमें कहाँ देखने को मिलता है? सिंधु घाटी सभ्यता में। अगला क्वेश्चन है, भारत में मूर्ति पूजा की शुरुआत मानी जाती है सिंधु सभ्यता से, वैदिक से, मौर्य काल से, गुप्त काल से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता से। मूर्ति पूजा की जो शुरुआत है वो कहाँ से देखने को मिलती है? हमें सिंधु घाटी सभ्यता से देखने को मिलती है। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, यहाँ का सबसे पवित्र वृक्ष पीपल था। पवित्र वृक्ष कौन था? पीपल। और पवित्र पक्षी
पवित्र पक्षी किसको माना जाता है? बतख को माना जाता है। पवित्र पक्षी बतख को माना जाता है। लेकिन यहाँ हाजा पक्षी मोर को क्या कहा गया? हाजा पक्षी मोर का भी महत्व देखने को मिलता है, जिसे क्या कहा गया? हाजा पक्षी, इसका भी महत्व देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त यानी पशुपति शिव की मोहर पर एक प्रतिमा मिली है, प्राप्त हुई है, तो उससे संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में मोहर पर बैठा हुआ है और इसके 3 ही सींग हैं। इसके कितने सींग हैं? 3 सींग हैं और 3 मुख वाला है। इस पुरुष के बाईं ओर गैंडा और भैंसा तथा दाएं ओर हाथी और चीता या व्याघ्र बैठे हुए हैं। ये बात भी सही है, ध्यान रखना है। बाईं ओर गैंडा भैंसा, दाईं ओर हाथी और व्याघ्र बैठे हुए हैं। सर जॉन मार्शल ने इसे आद्य शिव कहा। सर जॉन मार्शल ने इसे क्या कहा है? आद्य शिव कहा है। और इस पुरुष के सामने 3 हिरण बैठे हुए हैं, 3 नहीं 2 हिरण बैठे हुए हैं। कितने हिरण बैठे हुए हैं? 2 हिरण बैठे हुए हैं। तो ये जो मुहर है, इस मुहर पर 5 प्रकार के पशु हैं और कुल संख्या पूछ ले भाई, कुल कितने पशु बैठे हुए हैं? तो कुल संख्या कितनी है? 6। यानी 2 तो हिरण हैं, यहाँ 3 दे रखा है, तो ऑप्शन तो ये सही हो जाएगा। 2 हिरण हो गए, गैंडा भैंसा हाथी और व्याघ्र। गैंडा भैंसा हाथी और व्याघ्र। जबकि इसकी जो खोज है वो अर्नेस्ट मैके के द्वारा की गई थी। पशुपति शिव की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी? अर्नेस्ट मैके के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की खोज किसके द्वारा की गई है? पशुपति शिव की खोज किसके द्वारा? अभी हमने बात की, सर जॉन मार्शल ने तो इसे आद्य शिव कहा है। आद्य शिव सर जॉन मार्शल ने, यानी प्रोटो शिव भी कह सकते हैं, प्रोटो शिव। पूछा गया कि इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? अर्नेस्ट मैके के द्वारा। इसकी खोज किसके द्वारा की जाती है? अर्नेस्ट मैके के द्वारा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सबसे पवित्र वृक्ष कौन सा था? तुलसी, नीम, चंदन, पीपल। अभी हम चर्चा कर चुके हैं, इसका सही जवाब क्या होगा? पीपल होगा। इसका सही जवाब पीपल होगा। सिंधु सभ्यता के धार्मिक जीवन से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? सत्य है पूछा गया है, कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें ऑप्शन ए है, पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानकर पूजा जाता था। पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानकर पूजा की जाती थी। स्वास्तिक एवं चक्र सूर्य पूजा के प्रतीक माने गए, यानी स्वास्तिक जो हड़प्पा से प्राप्त होता है एवं चक्र प्राप्त हुआ है, ये सूर्य पूजा के प्रतीक माने गए। बनावली में स्थित एक भवन से मंदिर होने का अनुमान लगाया गया। बाकी स्पष्ट उल्लेख नहीं है इस चीज़ का, स्पष्ट उल्लेख नहीं है, यानी मंदिर होने का स्पष्ट प्रमाण तो नहीं है, लेकिन केवल एक अनुमान लगाया गया है। तो ये तीनों कथन ही सही हैं, ये तीनों कथन ही सही हैं, ध्यान रखना है। पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानकर पूजा जाता था। स्वास्तिक व चक्र सूर्य पूजा के प्रतीक माने गए। बनावली में स्थित एक भवन से मंदिर होने का अनुमान लगाया गया। तो उपरोक्त सही, इसका उत्तर सही क्या होगा? उपरोक्त सही। और यहाँ से हमें बलि प्रथा के प्रमाण भी मिलते हैं, और बलि प्रथा के प्रमाण मुख्य रूप से कालीबंगा और मोहनजोदड़ो। कालीबंगा और मोहनजोदड़ो से यहाँ से जो मोहर प्राप्त हुई हैं
उन मोहरों से पशु बलि प्रथा के प्रमाण देखने को मिलते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता थी कृषि प्रधान, पशुपालन प्रधान, व्यापार प्रधान और उपरोक्त में से कोई नहीं। यद्यपि यहाँ की जो अर्थव्यवस्था की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार है, अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि था। मुख्य आधार तो क्या था? कृषि। लेकिन मुख्य रूप से हड़प्पा सभ्यता व्यापार प्रधान थी। मुख्य रूप से क्या थी? ये व्यापार प्रधान थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों के आर्थिक जीवन से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? हड़प्पा वासियों के या हड़प्पा सभ्यता के लोगों के आर्थिक जीवन से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? अर्थव्यवस्था एवं आजीविका का मुख्य आधार कृषि कार्य था, ये बात सही है। संभवतः यहाँ के लोग लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे, जैसे मिट्टी से बना हुआ हल हमें बनावली से मिला है। मिट्टी से बना हुआ हल हमें कहाँ से मिलता है? बनावली से। बनावली से हमें उत्तम किस्म के जोके भी प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से अन्नागार के प्रमाण प्राप्त होते हैं, ये बात भी सही है। हड़प्पा से और मोहनजोदड़ो से अन्नागार का प्रमाण प्राप्त हुआ है। ऑप्शन डी है। सुरतगोई से कृत्रिम जलाशय और धोलावीरा से नहरों के अवशेष मिले हैं, ये उल्टा लिखा गया है, ध्यान रखना है। जो नहर है वो तो कहाँ से मिलती है? सुरतगोई से। नहरों का प्रमाण तो कहाँ से मिलता है? सुरतगोई से। और जो कृत्रिम जलाशय हैं, हमने बात की थी 16 तालाब प्राप्त होते हैं, ये हमें कहाँ से मिलते हैं? धोलावीरा से। ये कहाँ से मिले हैं? धोलावीरा से। तो ध्यान रखना है, इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। अगर हम सिंधु निवासियों की बात करें, ये लोग नवंबर में फसल बोते थे, नवंबर के महीने में फसल उगाते थे और अप्रैल में फसल को काट लेते थे। अप्रैल में फसल को काटते थे और मुख्य रूप से इनकी जो खाद्यान्न फसल थी वो थी गेहूं और जौ। इनकी मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी थी? गेहूं और जौ थी। इसी प्रकार यदि हम बात करें, कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं, जुते हुए खेत। हड़प्पा से हमें, हड़प्पा से क्या मिला है? जौ और गेहूं मिला है। हड़प्पा से जौ और गेहूं मिला है। इसी प्रकार अगर हम लोथल की बात करें, लोथल से हमें बाजरा और चावल का अवशेष मिला है, चावल का अवशेष। और एक स्थल है रंगपुर जो गुजरात में है, यहाँ से चावल की भूसी प्राप्त होती है। तो कई ऐसे प्रमाण हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि कार्य व्यवस्थित रूप से किया जाता था। और इसी प्रकार से बात करें, बलूचिस्तान से भी हमें बांध के प्रमाण मिलते हैं। बलूचिस्तान से किसका प्रमाण मिला है? हमें बांध का प्रमाण मिला है। लेकिन यहाँ से कोई हल या फावड़ा प्राप्त नहीं हुआ। हल या फावड़ा यहाँ से प्राप्त नहीं हुआ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।